हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। और हमारा जो उसमें टॉपिक चल रहा था, हमारा जो उसमें लेक्चर चल रहा था वो चल रहा था स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला के अंतर्गत हमने मुगल स्थापत्य कला के बहुत सारे उदाहरण जो है इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने अध्ययन किया था। और ये जो वीडियो है इसमें हम अकबर कालीन स्थापत्य कला से आगे की बातें जो हैं, पॉइंट जो हैं, उनके बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले का वीडियो आपने देख लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं देखा तो पहले वो देखिए, उसके बाद ये देखिए, ताकि आपका क्रम जो है वो बना रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और अकबर कालीन जो मुगल स्थापत्य कला है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। वैसे मैंने मुगल स्थापत्य कला के बारे में फतेहपुर सीकरी के जो निर्माण कार्य हैं उनके बारे में बता दिया था, लेकिन हम वापस से एक बार और अध्ययन कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो मुगल कालीन स्थापत्य कला, ठीक है। मुगल कालीन स्थापत्य कला में आपको बता रहा था और प्रत्येक शासक के द्वारा अलग अलग प्रकार की शैलियों का मिश्रण इसमें किया गया। मैंने आपको बताया कि जो मुगल स्थापत्य कला थी उसमें गुजराती शैली, उसमें बंगाल शैली, उसमें अफगानी शैली, उसमें ईरानी शैली जैसी शैलियों का मिश्रण था। वहीं कई जगह पर हिंदू शैली का भी मिश्रण उसमें देखने को मिला। जब मैंने आपको हुमायूं के मकबरे के बारे में बताया था तो मैंने ये बताया था कि इसमें सर्वाधिक मुगल उत्तराधिकारियों या मुगलों की कब्रें जो हैं वो उसमें स्थापित की गई थी। अब हम अकबर के काल की जो महत्वपूर्ण मुगल स्थापत्य कला है उसको इस वीडियो में देखना चाहेंगे और बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी इमारतें अकबर के काल की हैं, अकबर के दौरान उनको निर्मित करवाया गया था, उनके शासनकाल में उनको निर्मित करवाया गया था। तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए और देखिए, मैंने दीवाने आम और दीवाने खास के बारे में आप लोगों को बता दिया था। अब देखिए, दीवाने खास मैंने बताया था एक घनाकार इसको आकृति है, इसमें बौद्ध एवं हिंदू वास्तुकला की जो उदाहरण है वो देखने को मिलता है। अब देखिए, एक जो महल है वो कौन सा महल है, वो है जोधाबाई का महल। कौन सा महल है? जोधाबाई, ठीक है। किसका महल है? जोधाबाई का महल है। कहां पे है? फतेहपुर सीकरी। कहां पे स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें यह है कि फतेहपुर सीकरी में जो सबसे बड़ा जो महल है वो जोधाबाई का महल है। किसका महल है? जोधाबाई का महल। फतेहपुर सीकरी में जितनी भी स्थापत्य कला के आपको उदाहरण देखने को मिलते हैं उनमें सबसे बड़ा जो महल मिलता है वो इनका ही मिलता है। किनका मिलता है? जोधाबाई का महल मिलता है फतेहपुर सीकरी में। ये सबसे बड़ा महल है और इसमें जो उत्कीर्ण जो अलंकरण है, इसमें जो शैली का जो इस्तेमाल किया गया है वो शैली दक्षिण के मंदिरों से क्या है? मिलती है। यानी कि दक्षिण के मंदिरों की जो बनावट है और इसकी जो बनावट है उसमें सामंजस्य देखने को मिलता है। इसलिए आपको इसमें जोड़ना है कि जोधाबाई के महल को निर्मित करने में जिस प्रकार की स्थापत्य कला का इस्तेमाल किया गया वो दक्षिण के मंदिरों से मेल खाती है। क्या? दक्षिण के मंदिरों से मेल खाती है। तो जोधाबाई के महल के निर्माण में, जोधाबाई के महल के निर्माण में जो शैली इस्तेमाल हुई है या जो अलंकरण इस्तेमाल हुआ है वो दक्षिण के मंदिरों से मेल खाता है। जो शैली प्रयोग में लाई गई है वो दक्षिण के मंदिरों से मेल खाती है, ठीक है। वो दक्षिण के मंदिरों से मेल खाती है। कहाँ पे? जोधाबाई के महल में जिस शैली का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो नाटक आता है, कौन सा? जोधा अकबर आता है,
इसमें इनके कोई मतलब नहीं है। ये पूरा का पूरा जो इसमें मिस दिखाया गया है कि इसकी रानी रही है जोधा, ऐसा बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि जोधाबाई के महल में जो मंदिर स्थापत्य कला की जो थ्योरी है वो दक्षिण से मेल खाती है, दक्षिण की स्थापत्य कला से मेल खाती है। तो याद रखोगे। तो ये जो महल का निर्माण है वो अकबर के काल में हुआ था, इसलिए अकबर कालीन जो मंदिर हैं उनमें इनको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। क्लियर। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखिए हम अब बात करते हैं पंचमहल की। कौन से महल की? पंचमहल। अब ये पंचमहल या आप इसको बोल सकते हो हवा महल। किसकी बात कर रहे हैं हम? पंचमहल या हवा महल की बात कर रहे हैं। देखिए ये जो पंचमहल है या फिर जो हवा महल है ये किसकी शैली से प्रभावित है? तो ये जो है नालंदा के बौद्ध मंदिर जो हैं उनसे मेल खाता है, उनसे मैच खाता है। नालंदा के बौद्ध मंदिरों, नालंदा के बौद्ध मंदिरों से मेल खाता है। कहां से मेल खाता है? तो देखिए कोई भी चीज बनाई जाती है वो कोई कल्पना पर आधारित तो होती नहीं कि आप लोग कभी कहते हो ना कि मेरे को उसके जैसा काम करना है या मेरे को वो काम करना है, तो आपने वो चीज़ कहीं देखी है तभी तो आप लोग सोचते हो ना कि मेरे पास उसके जैसी साइकिल होनी चाहिए, मेरे पास उसके जैसी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं। तो ऐसे ही पंचमहल जो हवा महल है वो नालंदा के बौद्ध मंदिरों से मेल खाती है। पंचमहल 5 मंदिरों से, वो 5 इमारतों की बिल्डिंग जो है। मिटाएं इसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, उसके बाद इसको मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए, अब हम बात करते हैं जामा मस्जिद के बारे में। कहाँ? जामा मस्जिद। किसके बारे में बात करते हैं? जामा मस्जिद के बारे में बात करते हैं। कहाँ की जामा मस्जिद के बारे में बात कर रहे हैं? तो फतेहपुर सीकरी। कहाँ की? फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद के बारे में बात कर रहे हैं। कहीं दिल्ली मत चले जाना, ठीक है? तो लिख लेना यहां फतेहपुर सीकरी, ठीक है? फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखिए फतेहपुर सीकरी की जो जामा मस्जिद है ये इमारत जो है वो फतेहपुर सीकरी की प्रमुख इमारतों में क्या की जाती है? शामिल की जाती है। और इसका जो पत्थर है उसमें संगमरमर के पत्थरों का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। तो लिख सकते हो संगमरमर के पत्थरों से निर्मित, संगमरमर के पत्थरों से निर्मित, संगमरमर के पत्थरों से इमारत जो है वो निर्मित है। और इस मस्जिद को फर्ग्यूसन ने, इस मस्जिद को फर्ग्यूसन ने क्या कहा था? तो इस मस्जिद को फर्ग्यूसन ने, लिखो फर्ग्यूसन ने इस मस्जिद को पत्थर में रूमानी कथा, फर्ग्यूसन ने पत्थर में रूमानी कथा के रूप में प्रशंसनीय, के रूप में क्या की है? प्रशंसित की। ठीक है? फर्ग्यूसन ने पत्थर में रूमानी कथा के रूप में इस मस्जिद को क्या किया? प्रशंसित किया, यानी कि इसकी प्रशंसा की है। क्लियर?
किसको? जामा मस्जिद को। अब आगे देखिए ये जो जामा मस्जिद है इसकी तो प्रशंसा की ही, इसका निर्माण जो है वो कब किया गया? तो गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने इसका निर्माण कराया था। लिखिए, गुजरात विजय की स्मृति का मतलब याद, गुजरात विजय की स्मृति में अकबर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। ठीक है, गुजरात विजय की स्मृति में अकबर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। चलिए आगे देखिए, इसके दक्षिण में 134 फीट ऊंचा एक बुलंद दरवाजा बनवाया। इसके दक्षिण में 134 फीट ऊंचा बुलंद दरवाजा बनवाया। ठीक है, यह भी गुजरात विजय की स्मृति में निर्मित करवाया गया। और इसमें जिस पत्थर का इस्तेमाल किया गया, इसमें जिस पत्थर को यूज किया गया वो बलुआ पत्थर था। कौन सा पत्थर था? बलुआ पत्थर, बलुआ रंग का पत्थर। ठीक है, बलुआ रंग के पत्थर का प्रयोग इसके निर्माण में किया गया। कितना ऊंचा है? 134 फीट ऊंचा है। जामा मस्जिद के दक्षिण इलाके में, दक्षिण दिशा में इसको निर्मित करवाया गया था। और 134 फुट क्या है? ये ऊंचा है। और इसमें जिस पत्थर का प्रयोग किया गया है वो किस रंग का है? वो बलुआ रंग के पत्थर का इसमें क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। क्लियर? चलिए देखिए, इसके अलावा इनके द्वारा 1585 में लाहौर किले का निर्माण कराया। लाहौर किले का निर्माण कराया। क्या कराया जाता है इनके द्वारा? लाहौर में लाहौर किले का इनके द्वारा निर्माण कराया गया। ठीक है, तो जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी संगमरमर के पत्थर से निर्मित है। फर्ग्यूसन ने इसे पत्थर में रूहानी कथा के रूप में प्रशंसित किया है। इसके दक्षिण में 134 फीट ऊंची क्या बनवाया गया? बुलंद दरवाजा बनवाया गया। बुलंद दरवाजा जो है उसका जो रंग है वो बलुआ पत्थर से क्या करवाया गया है? निर्मित करवाया गया है। ठीक है, और 1585 में लाहौर किले का क्या करवाया गया था? निर्माण कराया गया था। मिटाएं इसको 5 सेकंड में, आप लोग जल्दी से इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। स्क्रीन शॉट, जो शॉट, लेफ्ट शॉट, राइट शॉट, जो लेना है ले लो। चलिए जल्दी मिटाइए। मिटाना तो मुझे है। अब देखिए, इनके बारे में अबुल फजल के द्वारा एक बात कही गई थी। अबुल फजल के द्वारा प्रशंसा की गई थी। प्रशंसा तो करनी ही है। प्रशंसा क्या की गई थी? स्थापत्य कला के संबंध में प्रशंसा की गई थी। वो लिखिए बोर्ड पर। तो अबुल फजल डालिए। कौन? अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल ने अकबर की स्थापत्य कला की प्रशंसा करते हुए कहा कि, लिखना है कि अबुल फजल ने अकबर की स्थापत्य कला की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसने आलीशान इमारतों की योजना बनाई। उसने आलीशान
इमारतों की योजना बनाई। क्या बनाई? उसने आलीशान इमारतों की योजना बनाई और अपने मस्तिष्क एवं हृदय की रचना को, अपने मस्तिष्क एवं हृदय की रचना को, अपने मस्तिष्क एवं हृदय की रचना को मिट्टी एवं किसकी? पत्थरों की। ठीक है, मिट्टी एवं पत्थरों की पोशाक पहनाई। ऐसे जो कहावतें होती हैं, ऐसी जो प्रशंसनीय रचनाएं होती हैं, उनको याद कर लिया करो। क्वेश्चन के नीचे लिखने में बहुत अच्छी लगती है, देखने में, वैसे ही देखने में अच्छी लगती है। तो जैसे ही स्थापत्य कला से संबंधित पॉइंट आप कहीं भी किसी भी पेपर में, भले ही वो कॉलेज लेवल का पेपर हो, पीसी का हो, पीजी का हो, यूजी का हो, बीएड का हो, एमएड का हो, या फिर आपका आरएस का रिटन एग्जाम हो, आईएएस का रिटन एग्जाम हो, तो ऐसी थ्योरीज जो, ऐसी जो कहावतें होती है, वो अक्सर पेपर में जब पूरा प्रश्न सॉल्व कर दिया जाता है ना, तो उसके नीचे ऐसी 2-3 कहावतें लिख जाती हैं, तो चेक करने वाला सोचता है भाई किसी अच्छे की कॉपी आई है ना। तो अबुल फजल, उसने आलीशान इमारतों की योजना बनाई और अपने मस्तिष्क एवं हृदय की रचना को मिट्टी एवं पत्थरों की पोशाक जो है वो पहनाई। ये कथन किसका था? तो ये कथन अबुल फजल का था। क्लियर? बेटा इसको चलिए, अबुल फजल, उसने आलीशान इमारतों की योजना बनाई, अपने मस्तिष्क एवं हृदय की रचना को मिट्टी एवं पत्थरों की पोशाक पहनाई। यानी कि जो मन में सोचा था उसको वास्तविकता में नीचे उतारा और उसको मिट्टी और पत्थरों से निर्मित करवा दिया। ऐसा इनका क्या है? कहना है। क्लियर? चलिए, तो ये जो मैंने बताई आप लोगों को, ये अकबर की क्या थी? अकबर के काल की स्थापत्य के दौरान किए गए कुछ महत्वपूर्ण काम थे। इसके अलावा बहुत सारे निर्माण किए गए, लेकिन आप लोग इनको ही याद कर लो, वही ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ महलों के निर्माण जो हैं वो कराए गए थे। जैसे तुर्की सुल्ताना का महल था। किसका महल था? तुर्की सुल्ताना का महल था, जिसको क्या बोलते हैं, बर्सी ब्राउन के द्वारा क्या कहा गया था? इमारत का मोती कहा गया था। तो ऐसी भी इमारतों का निर्माण इनके द्वारा कराया गया था। चलिए आगे चलें, आगे पढ़ें। तो अकबर की स्थापत्य कला हो गई। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और जहांगीर के समय की जो स्थापत्य कला है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जहांगीर के समय, किसके समय? जहांगीर के समय की स्थापत्य कला। ठीक है, किसके समय की स्थापत्य कला? तो लिखिए जहांगीर के समय की स्थापत्य कला। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि जहांगीर के द्वारा जितना ध्यान वास्तुकला पर नहीं दिया गया था, उतना ध्यान किस पर दिया गया था? किस पर दिया गया था? चित्रकला पर दिया गया था। ठीक है, तो इनके द्वारा जितना ध्यान वास्तुकला पर नहीं दिया गया, उतना ध्यान किस पर दिया गया? चित्रकला पर दिया गया था। तो लिख लीजिए आप लोग कि इनके द्वारा चित्रकला पर विशेष ध्यान दिया गया। इनके समय पर इतनी इमारतों का निर्माण नहीं हुआ जितना चित्रकला के ऊपर काम किया गया था। ठीक है, फिर भी कुछ काम किए गए। तो इन्होंने सिकंदरा में, कहां पे? सिकंदरा। कौन सा सिकंदरा? कहां है सिकंदरा? कहीं आप ये मत समझ लेना दौसा वाला, आगरा के पास है। आगरा के पास। तो सिकंदरा में अकबर का मकबरा,
अकबर का मकबरा निर्मित कराया। क्या कराया? अकबर का जो मकबरा है वो निर्मित कराया था। कब कराया था? 1613 1613 में, ठीक है, 1613 में इसको क्या कराया गया? निर्मित कराया गया। इस 5 मंजिले पिरामिड के आकार के मकबरे की सबसे ऊपरी जो मंजिल है वो किससे बनी हुई है? वो पूरी की पूरी किससे बनी है? संगमरमर से निर्मित है। किससे निर्मित है? पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है, ऊपर का जो फ्लोर है वो किससे निर्मित है? वो पूरा संगमरमर से क्या है? निर्मित है, ठीक है। और इसमें ऊपर जो मुगल जो मकबरे होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, उनमें क्या है? गुम्बद का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो ये अकबर का जो मकबरा निर्मित करवाया गया है सिकंदरा में, इसमें गुम्बद जो है वो नहीं है, ठीक है। तो ये संगमरमर से निर्मित क्या है? इमारत है। क्लियर? चलिए, अब इसके अलावा आगरा में एतमादौला का मकबरा है। इसके समय पर एतमादुद्दौला का मकबरा, ये इसी के काल में क्या किया गया था? निर्मित किया गया था। और ये सफेद संगमरमर से निर्मित है। ये किससे निर्मित है? सफेद संगमरमर। क्या है? सफेद संगमरमर से निर्मित है। और इसमें जिस संगमरमर का प्रयोग किया गया है वो बिल्कुल बेदाग है, चांद से भी सुंदर है। चांद में तो दाग है लेकिन इसमें दाग नहीं है। तो सफेद संगमरमर से निर्मित क्या है? ये इमारत है जो बिल्कुल प्योर संगमरमर का क्या किया गया है? इसमें इस्तेमाल किया गया है। और एक ऐसा संगमरमर से निर्मित इमारत है जिसमें दाग नहीं है, बिल्कुल बेदाग इमारत है। इसमें बड़े स्तर पर जो संगमरमर है उसका क्या किया गया है? प्रयोग किया गया। आप लोग सोचिए, सफ़ेद संगमरमर आप लोग नीचे बिछी हुई देखते हैं, लेकिन उसमें दाग होता है, कहीं से वो काली होती है, उसमें कहीं लाइनिंग होती है या कुछ ना कुछ होता है। तो बेदाग संगमरमर का प्रयोग एतमादौला के मकबरे में किया गया है। याद रखोगे ना? चलिए, तो ये पॉइंट आप याद रखना कि एतमादौला का जो मकबरा है वो जहांगीर के काल की रचना है और इसमें शुद्ध सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। ठीक है। इसके अलावा इसके काल में रावी नदी के तट पर शहादरा का मकबरा निर्मित करवाया गया। कहां पर कराया गया? रावी नदी के तट पर। कहां पर निर्मित कराया गया इसका मकबरा? तो रावी नदी के तट पर इसका मकबरा निर्मित करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया था? तो नूर से नूरजहां के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? नूरजहां के द्वारा। जहांगीर की मृत्यु के बाद इसका निर्माण जो है वो कराया गया था। चलिए, इसके अलावा कुछ खास इमारत इसने करवाई नहीं थी, यही कुछ खास थी। इसके द्वारा एक शालीमार बाग की स्थापना भी कराई गई थी कश्मीर में। ठीक है, किसकी? शालीमार बाग का निर्माण कराया था। कहाँ कराया था? कश्मीर में कराया था। ठीक है, कहाँ कराया गया था? तो शालीमार बाग का निर्माण इनके द्वारा कश्मीर में कराया गया। तो आप लोग इसको उतार लीजिए। ऐसी कुछ छोटी छोटी ही इमारतें इनके समय पर निर्मित हुई थी। शालीमार बाग कश्मीर, शहादरा का मकबरा,
एतमाउद्दौला का मकबरा, सिकंदरा आगरा में अकबर का मकबरा निर्मित करवाया गया था। ठीक है, तो ऐसे इनके समय पर जो कार्य हैं वो कराए गए थे। तो अब हम बात करेंगे शाहजहां के समय की स्थापत्य कला की। जल्दी से इसको उतार लीजिए, इसकी शॉट ले लीजिए, जो शॉट लेना ले लो। चलिए, इस जहांगीर की जगह लिख लेना शाहजहां, और शाहजहां के काल की स्थापत्य कला, शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। किसके काल को? शाहजहां के काल को। ठीक है, शाहजहां, ठीक है, शाहजहां के समय की स्थापत्य कला लिखिए। शाहजहां के काल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। लिख लीजिए, शाहजहां के काल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और इसके समय पर सबसे ज्यादा संगमरमर का क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। सबसे ज्यादा संगमरमर का प्रयोग इसके समय किया गया। लिख लीजिए, दोनों पॉइंट आप लिख लीजिए, फिर हम इमारतों के बारे में क्या करते हैं, बातें करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट लिखिए, दीवाने आम। दीवाने आम, ठीक है, कहाँ है ये है आगरे के किले के भीतर, आगरे के किले के अंदर स्थित है दीवाने आम। क्यों लिखा रहा हूं? क्योंकि शाहजहां के काल में निर्मित पहली क्या है, ये इमारत है। लिख लीजिए, दीवाने आम आगरे के किले में निर्मित और शाहजहां के काल की पहली इमारत कौन सी है? दीवाने आम है। निर्माण कब किया गया था? तो 1, 2, 6, 7 1627 में, 1267 1627 1627 में दीवाने आम आगरे के किले में निर्मित इसके काल की पहली क्या थी, ये इमारत थी। और इसके अलावा दीवाने खास 1627 और 10 साल के बाद कितना आता है? 1637। ठीक है, तो दीवाने आम 1627, दीवाने खास 1637, और इसके बाद इनके द्वारा टाइम पर निर्मित कराई गई इमारत थी मोती मस्जिद। कौन सी? मोती मस्जिद। और मोती मस्जिद का तो हर बच्चा जानता है, कब? 1654 में। ठीक है, मोती मस्जिद का निर्माण कब कराया गया? मोती मस्जिद का निर्माण 1654 1654 में इसका निर्माण कराया गया था। तो ये प्योर संगमरमर से निर्मित क्या है? इमारतें हैं। किससे? संगमरमर, 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 संगमरमर से निर्मित इमारतें आप लोगों को पता चल गई। ठीक है, अब देखिए, ये जो मोती मस्जिद है ये क्या है? अपनी पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें क्या है? सफेद संगमरमर का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। अपनी पवित्रता के लिए ये मस्जिद प्रसिद्ध है और इसमें सफेद संगमरमर का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए, इसने दिल्ली में 1638 में शाहजहां ने यमुना नदी के किनारे शाहजहांबाद की नींव डाली। किसकी? शाहजहांबाद। कब? 1638 में। कहां पे? तो यमुना नदी के किनारे दिल्ली में इसकी क्या डाली? नींव डाली। और इसका निर्माण जो है वो कब जाके पूरा होता है? तो 1648 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। कब? 1638 में शाहजहां के द्वारा शाहजहांबाद की नींव रखी जाती है
जिसका निर्माण कार्य 1648 में पूर्ण होता है, किसके? यमुना नदी के किनारे पर। क्लियर? ठीक है, तो पता चल गया ना शाहजहां बाद कब जाके पूरा होता है? 1648 में। चलिए, इसने क्या किया, जब इसका निर्माण पूरा हो गया तो यहां पे इसने एक किला भी निर्मित करवा दिया। क्या निर्मित करवा दिया? एक किला भी जो है वो निर्मित करवा दिया, और इसमें लाल बलुआ पत्थर क्या करवाया? लगवाया। लाल बलुआ पत्थर जो है वो इसमें इसने लगवा दिया। अब देखिए, आप लोग कहोगे साहब उस किले को किस नाम से जाना जाता है? तो उस किले को जानते हैं लाल किले के नाम से। किस किले के नाम से जानते हैं? लाल किले के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। तो ये वही है, 1638 में शाहजहां का निर्माण कार्य शुरू करवाया, 1648 में पूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही इसने एक किले का निर्माण कराया गया, और उस किले में इसके द्वारा लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया, और वो किला कौन सा किला कहलाया? वो किला लाल किला कहलाया। ठीक है, 1638 से 1648 याद रखोगे ना इसको। चलिए, इस लाल किले के निर्माण में कितना रुपया लगा था मालूम है आप लोगों को? कितना रुपया लगा था? 1। तो लिखिए, इसके निर्माण में 1 करोड़ रुपए लगे। 1 करोड़ रुपए लगे। ठीक है, तुम क्या सोच रहे थे 1 रुपया लगा? लाल किला है, कोई टॉफी थोड़ी है। लाल किला है, कोई टॉफी थोड़ी है। चलिए, उतार लो इसको। उतारना तो क्या है, समझ गए होंगे ना। बुद्धिमान हो आप, विशिष्ट बुद्धि सरस्वती मां से प्राप्त किया आपने आशीर्वाद में। मिटा दें? चलिए, तो दीवाने आम आगरे में 1627 में इनके काल में निर्मित पहली इमारत। दीवाने खास 1637 में। मोती मस्जिद अपनी पवित्रता के लिए प्रसिद्ध 1654 में इसका निर्माण हुआ। इसमें सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। 1638 में शाहजहां के द्वारा शाहजहांबाद की नींव डाली गई, जो 1648 में काम पूर्ण हो जाता है। इसी के साथ ही एक किले का निर्माण कराया गया, जिसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया, और लाल बलुआ पत्थर के प्रयोग के बाद ये जो किला है वो लाल किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें जो लागत आई वो 1 करोड़ रुपए आई, और लाल किला जो है वो किसकी देखरेख में बनाया गया था? तो हमीद अहमद नामक वास्तुकार की देखरेख में इसको निर्मित कराया गया था। लिख लेना, हमीद अहमद। ठीक है, चलिए, हमीद अहमद की देखरेख में इसको क्या किया गया? निर्मित कराया गया। चलिए, अब देखिए, इसने जो दिल्ली में निर्मित कराया था दीवाने आम, तो दीवाने आम तो इसने निर्मित करवा दिया, लेकिन यहां पे विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस रखा गया। ठीक है, जो तख्ते ताउस है वो विश्व प्रसिद्ध यहां पे रखा गया। और दीवाने जो खास है वो दिल्ली के लाल किले में स्थित दीवाने खास की विशेषता है कि इसके अंदर की जो छत है ना, जो दीवाने खास है, इसके जो अंदर की जो छत है, ये छत जो है वो किसकी बनी हुई है? ये छत जो है वो चांदी से बनी हुई है। किसकी छत है? इसकी चांदी की छत है। अब आप लोग पहुंच मत जाना वहां पे कि हमने पढ़ लिया है, चलो वहां से चांदी की छत है, कुछ तो वहां से खींचेंगे, है ना। तो इसकी जो छत है वो किससे निर्मित कराई गई थी? वो चांदी से निर्मित कराई गई थी। किसकी? दीवाने खास की। और उस पर सजावट किसकी की गई है? इस पर सजावट है सोने की। ठीक है, बनी किसकी? चांदी की बनी है, इस पर सजावट सोने की, और इसके साथ ही संगमरमर का भी इसमें क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। शुद्ध संगमरमर का प्रयोग किया गया है, सफेद संगमरमर का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्लियर। तो जैसी इसमें सजावट की गई है, लिख लोगे ना इसे बना के। चलिए, अब देखिए
तो इसलिए इनके काल को ज्यादा प्रसिद्ध है। तो अमीर खुसरो ने क्या कहा, हमी अस्त, क्या कहा, हमी अस्त। हमी अस्त का मतलब क्या होता है, हमी अस्त का मतलब क्या होता है, हमी अस्त का मतलब होता है कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है, अगर कहीं दुनिया में स्वर्ग है तो वो यही है। कहाँ है, यही है। ये बात किसने कही, अमीर खुसरो ने कही, लिख लेना, हमी अस्त अर्थात दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वह यही है। ये बात बोली गई, किसके द्वारा बोली गई थी, तो अमीर खुसरो के द्वारा बोली गई। इसको क्या कहा गया, इसको हमी अस्त कहा गया। इसके अलावा इसके द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया। कब कराया गया, 1648 में कराया गया, जहां पे लाल किला निर्मित है वहां पे। और इसमें शाहजहानी शैली फूलदार अलंकरण का क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया। शाहजहां की शैली एवं फूलदार अलंकरण, एवं फूलदार अलंकरण का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। क्लियर। जामा मस्जिद 1648 में इसका क्या कराया गया, निर्माण कराया गया, जिसमें शाहजहानी शैली का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। चलें मिटा दें इसको। सबसे बड़ा आता है ताजमहल। कौन सा महल, ताजमहल, विश्व प्रसिद्ध सबसे सुंदर, और दुनिया के अजूबों में इसको शामिल किया गया है। ताजमहल कहाँ स्थित है, सबको मालूम है, क्या बताना। तो ताजमहल जो है वो विश्व के सबसे बड़े अजूबों में इसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। हर बच्चे को मालूम है कि यमुना नदी के किनारे मुमताज की याद में इसका क्या कराया गया, निर्माण कराया गया। उसका मकबरा है, इनकी जो प्रिय पत्नी थी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ताजमहल लिख लेना, ताजमहल आगरा में उनकी जो प्रिय पत्नी थी मुमताज, उनकी याद में इसको निर्मित कराया गया, जो 9 करोड़ रुपए, कितने, 9 करोड़ रुपए की लागत से इसको तैयार किया गया। 9 करोड़ रुपए। ठीक है, उस समय की बात बता रहा हूं मैं। 9 करोड़ रुपए की लागत से इसको तैयार किया गया था। और अहमद लाहौरी और उस्ताद, अहमद लाहौरी और उस्ताद इसके प्रमुख वास्तुकार थे। क्या थे, इसके प्रमुख वास्तुकार कौन कौन थे, तो अहमद लाहौरी और उस्ताद इसके प्रमुख वास्तुकार थे। इसमें लगी हुई लागत 9 करोड़ थी। ठीक है, शाहजहां ने नादिर उल असरार की उपाधि प्रदान की थी इनको। ठीक है, और इसका जो प्रधान जो मिस्त्री था, ये कौन था, उस्ताद था। कौन, क्या नाम था इसका, उस्ताद। ये प्रधान मिस्त्री था। इसका पूरा नाम था उस्ताद, क्या था, ईसा। उस्ताद ईसा इसका क्या था, पूर्ण नाम था, जो इसका प्रधान वास्तुकार था। और इसके अलावा अहमद लाहौरी भी था। क्लियर। ताजमहल आगरे में यमुना नदी के किनारे 9 करोड़ रुपए की लागत से तैयार। इसके मुख्य स्थापत्यकार अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा जो था वो प्रधान मिस्त्री था या प्रधान निर्माता था। अब आप लोग आगरे के बारे में बहुत कुछ जानते हो। इसके बारे में जो लैनपून इतिहासकार है, इन्होंने क्या कहा था
कि ताजमहल संगमरमर के रूप में वह प्रिय स्वप्न है जिसकी योजना ईश्वर ने तैयार की और निर्माण जो है वो स्वर्णकारों के द्वारा किया गया था। ये कहावत किसकी है? तो ये कहावत इतिहासकार लेन पूल की है। इन्होंने इसके बारे में कहा है कि ताजमहल संगमरमर के रूप में स्वप्न है जिसकी योजना ईश्वर ने तैयार की तथा निर्माण जो है वो स्वर्णकारों के द्वारा किया गया। क्लियर? लिख लेना, ये कहावत रिकॉर्ड हो चुकी है, रिकॉर्डेड। तो लेन पूल, ठीक है, मिटा दें। और कोई कहावत रह गई है क्या? और कोई कहावत इससे संबंधित रह गई है क्या? बताइए, कोई रह गई हो, आपको याद हो, ताजमहल से संबंधित कोई कहावत अगर आपको याद हो तो मुझे बता दीजिए। हाँ, एक कहावत हाबिल के द्वारा की गई थी। हाबिल, नाम सुना है हाबिल का? हाबिल ने कहा था कि ताजमहल जो है वो भारतीय नारीत्व का साक्षात स्वरूप है या साक्षात प्रतिमा है। हाबिल के द्वारा कहा गया था कि ताजमहल भारतीय नारीत्व का साक्षात प्रतिमा है। ये कहावत भी है, अगर लिखनी है तो लिख लेना, वरना बहुत कुछ लिखते नहीं हैं। चलिए, अब देखिए, आ जाइए औरंगजेब के समय पर। ठीक है, सांझा का टाइम हो गया जाने का, अब आ जाइए औरंगजेब। अब देखिए क्या निर्माण करवाएगा ये औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब, देखिए इसकी कोई मतलब नहीं था, इसकी कोई रुचि नहीं थी, कोई स्थापत्य कला में, ना कोई चित्रकला में, तो इसके कोई शौक नहीं था। इसके टाइम पर इनका पतन हो जाता है। निर्माण कार्य इसके टाइम पर ना के बराबर होते हैं, कुछ होते हैं वो भी बेढंग प्रकार से किए जाते हैं। ठीक है, देखिए इसके काल में कुछ निर्माण किए गए थे। लाल किले में स्थित मोती मस्जिद जो है, लाल किले में स्थित जो मोती मस्जिद है, लाहौर की बादशाही मस्जिद, एक इसके टाइम पर बादशाही मस्जिद कहां पे स्थित है? लाहौर में है। इसके अलावा रबिया बीबी का मकबरा इसके टाइम पर निर्मित कराया गया। रबिया बीबी का मकबरा, ठीक है, रबिया बीबी का मकबरा जो है वो इसके टाइम पर निर्मित कराया गया था। इसके अलावा औरंगाबाद में एक मकबरा बनाया जो बीबी के मकबरा के नाम से प्रसिद्ध है। बीबी का मकबरा आप लोगों ने सुन रखा है ना? बीबी का मकबरा, इनकी जो पत्नी थी ना रबिया दुर्रानी, इसी में जोड़ लेना, ठीक है, रबिया दुर्रानी, ये इनकी पत्नी थी। तो इनकी याद में इसका क्या कराया गया था? निर्माण कराया गया था। ठीक है, कहाँ पे स्थित है ये? तो ये कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद में है। 1578 में इसका क्या कराया गया था? 1678 में इसका निर्माण कराया गया। इसका निर्माण 1678 में इसका निर्माण जो है वो कराया गया था। क्लियर? बीबी का मकबरा रबिया दुर्रानी की याद में औरंगजेब के द्वारा निर्मित कराया गया और 1678 में इसका क्या कराया गया? निर्माण कराया गया। इसके बारे में एक कॉमन जानकारी ये है, आप लोगों को मालूम होगी कि इसको दक्षिण का क्या कहते हैं? ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण का ताजमहल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा पहले। इसको क्या कहा जाता है? इसको दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। ऐसे पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लिया करो, कितनी बार कह दिया है। ठीक है, तो ये इनके समय की इमारत जो है वो होती है। चलिए, तो ये कुछ उदाहरण थे जो पूर्ण होते हैं स्थापत्य कला के संबंध में। प्रत्येक मुगल शासक के द्वारा किस किस चीज का निर्माण कराया गया था आप लोगों को मालूम हो गया होगा। और हमारी क्लास का भी समय हो गया है, हमें दीजिए इजाजत। ऐसा तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।